We already concluded our discussion about application layer and transport layer. इन दोनों लेयर के जो फंडामेंटल रोल्स थे, जैसे कि हमने एप्लीकेशन के बारे में देखा कि एप्लीकेशन लेवल जितने भी सिमेंटिक्स थे, जितनी भी एप्लीकेशन लेवल डिसीजंस थे, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, शुड इट बी अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ये कुछ हाइब्रिड बनाना है, जो पैकेट एक्सचेंज होने हैं एट एप्लीकेशन लेवल। उसकी एग्जांपल में आप अगर HTTP के हेडर को याद करते हैं या SMTP के हेडर को याद करते हैं तो बहुत बेहतर आपको एक गाइडलाइन मिल सकती है। या फेसबुक की मैंने आपको मिसाल दी थी कि वॉल कैसे डिस्प्ले करनी है, और दूसरी जो चीज़ें ये चैट विंडो वगैरह कैसे दिखाना है। तो एप्लीकेशन लेवल डिसीजंस वर देयर। देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग डिसीजंस वर देयर। इन दोनों लेयर्स के बारे में हमने यही अज्यूम किया कि ये एंड सिस्टम्स पे रेजिडेंट है। नेटवर्क दोनों लेयर्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एप्लीकेशन प्रोड्यूसेस सम डेटा जिसमें एक्चुअल डेटा ईमेल भी है, प्लस उस डेटा का कुछ ना कुछ हेडर भी हो सकता है, जैसे HTTP का अपना एक हेडर भी है। ट्रांसपोर्ट लेयर एड सम हेडर टू द डेटा, ठीक है। इसके बाद जब ये डेटा नेटवर्क में आता है तो नेटवर्क के लिए दे आर सिंपल पैकेट्स। पैकेट्स के ऊपर कुछ नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी हैव नाउ स्टार्टेड आवर नेटवर्क लेयर नाउ। उस नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन जो है उसके जरिए से नेटवर्क में मौजूद सारे के सारे डिवाइसेस या राउटर्स उस पैकेट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर्स जो हैं स्पेसिफिकली हमने कहा था कि ये एंड सिस्टम्स पे काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की बेसिक जॉब मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग थी। हमने कहा था जब इस मशीन पे पैकेट्स आते हैं तो जनरली दे बिलोंग टू मल्टीपल डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। फेसबुक से रेलेवेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं तो वो पैकेट्स आ रहे हैं तो फेसबुक वाले प्रोसेस से रेलेवेंट हैं। अगर अब आप इस चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिलेट करते हैं तो वी टॉक के हमारे इवन एक वेब ब्राउजर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। हमने कहा था कि टैब्स वगैरह जो हैं, जो यूजर इंटरफेस है वो एक अलग प्रोसेस है, पर टैब एक अलग प्रोसेस चलाया जा सकता है जो कि उस टैब में ओपन वेब पेज के रेलेवेंट डेटा को फेच कर रहा होगा, ठीक है। iOS वगैरह के लिए कुछ अलग से हो सकता है, तो वहाँ पे भी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और हर प्रोसेस के पास मल्टीपल सॉकेट्स भी थी। तो जो फेसबुक से पैकेट आ रहे हैं आपने आइडेंटिफाई करके उसकी टैब को उधर हैंड ओवर करने हैं, जो यूट्यूब से रेलेवेंट पैकेट आ रहे हैं वो उधर हैंड ओवर करने हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप स्काइप वगैरह का डेटा आ रहा हो सकता है, कुछ विंडोज के अपडेट्स आ रहे हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल थी कि जब पैकेट्स इस मशीन पे पहुंच जाते हैं एज डेस्टिनेशन तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैकेट किस मशीन को मिलना है। तो बेसिक ट्रांसपोर्ट लेयर जो सर्विस थी दैट वाज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। देन वी एडेड सम एडिशनल सर्विसेज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें हमने रिलायबिलिटी की ऑफर देने की कोशिश की, जिसमें हमने फ्लो कंट्रोल और congestion control देने की कोशिश की with help from TCP. We have already concluded both application and transport layer. Now let's discuss about the network layer. Can any one of you please comment network layer की fundamental job, fundamental service क्या होनी चाहिए? जी please. Sir, आप please speak a bit louder. मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सर नेटवर्क में जब पैकेट्स रिलीज हो जाते हैं तो वो नेटवर्क में कौन से पीसी पे जाना है, यानी कि आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर में। ग्रेट। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है फॉर एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, हमने एक क्लाउड बना दिया था यहाँ पे। ये जो रेड कलर में मैंने क्लाउड ड्रॉ किया हुआ है, और जिस सर्वर से भी कम्युनिकेशन हो रही होती थी वहां तक पे हमने कुछ इस किस्म के एरोस देके हम बात करते थे कि ये पैकेट जो है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सोर्स, देन देयर इज सम मैजिक इन दिस नेटवर्क, इससे होते हुए खुद ब खुद ये इस मशीन तक जो कि डेस्टिनेशन है वो पहुंच जाता है। असल में नेटवर्क लेयर जो थी ये एक इंडिपेंडेंट लेयर थी एंड इट वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट पैकेट टू ट्रेवल through this gigantic web of routers and reach this server machine here. तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट लेयर है,
मैं यहाँ पे मौजूद डिवाइसेस को बदल सकता हूँ as long as they are consistent with this layer, ये इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन के सेमांटिक्स को चेंज कर सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी एप्लीकेशन के डिजाइन को चेंज कर सकता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल में चेंज कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंट लेयर्स हैं, दूसरी लेयर को फर्क नहीं पड़ेगा, पैकेट्स नेटवर्क से वैसे ही जाते रहेंगे। आप राउटर चेंज करना चाहते हैं, अगर कल पीटीसी डिसाइड करती है कि अपने राउटर्स का ग्रुप चेंज करती है किसी और कंपनी के राउटर्स के साथ, तो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को फर्क नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ डेटा पाथ्स हैं। ठीक है, ये डेटा पाथ्स इंडिपेंडेंट हैं। एप्लीकेशन ने अपनी ईमेल जनरेट की, उस पर अपना हेडर लगाया, ट्रांसपोर्ट ने अपना हेडर लगाया, मेरे पास एक एरे बन चुकी है जिसमें कुछ एप्लीकेशन का डेटा ईमेल वगैरह है, उसी ईमेल के साथ एप्लीकेशन मौजूद है। ठीक है, उसके साथ उस पे ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर मौजूद है जो कि वो था पोर्ट नंबर्स वगैरह और इस तरह की दूसरी डीमल्टीप्लेक्सिंग की चीजें। नेटवर्क लेयर के लिए ये सारा का सारा जो है ये डेटा है, ये पेलोड है। पेलोड का एक वर्ड हम यूज करते हैं फॉर डेटा कैरीड बाय एनी प्रोटोकॉल। ठीक है जी, नेटवर्क लेयर के लिए सारा का सारा पेलोड है, और ऐसे ही इस पेलोड के साथ नेटवर्क लेयर जो है वो अपना एक हेडर अटैच कर देगी। अगर गौर करें तो ये एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए है, ये इस होस्ट मशीन से लेके इस डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट लेके जाने के लिए है। तो नेटवर्क लेयर का जो पेलोड होगा उसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस तो लाजमी होने चाहिए, इसके अलावा हो सकता है कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो मेरा जो भी डेटा होगा इन पैकेट स्विचेस से ट्रैवल करते हुए इस डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा होगा। लेयर्स को इंडिपेंडेंट रखने का हमारा मकसद यही था कि मुझे एप्लीकेशन डिजाइन चेंज करते हुए में कभी भी, या एप्लीकेशन डिजाइन करते हुए में कभी भी अंडरलाइंग नेटवर्क जो है उसके बारे में ज्यादा ना सोचना पड़े। ठीक है, या उनके लिए कभी भी, नेटवर्क डिवाइसेस के लिए कभी भी कोड ना लिखना पड़े। दूसरी तरफ से नेटवर्क डिवाइसेस को चेंज करते हुए, अपग्रेड करते हुए मुझे ये ना सोचना पड़े कि एप्लीकेशंस जो हैं दे मे स्टॉप वर्किंग, वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। तो नेटवर्क लेयर का फंडामेंटल जॉब जो है दैट इज एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन, होस्ट फ्रॉम दिस होस्ट टू दिस होस्ट डेटा ट्रांसमिशन, ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एंड सिस्टम पे डेटा पहुंच जाता है तो वहां पे आइडेंटिफाई करना कि कौन से पैकेट किस प्रोसेस को बिलोंग करते हैं, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? नेटवर्क लेयर ऑब्वियसली मेरे पूरे नेटवर्क में मौजूद होगी, नेटवर्क लेयर मेरे पूरे नेटवर्क में मौजूद होगी। अगर मैं एक छोटी सी एनिमेशन से देखने की कोशिश करता हूँ तो जो भी डेटा एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर रही है हियर इन ग्रीन कलर, वो डेटा जैसे जैसे लेयर्स ट्रेवल कर रहा है उसका साइज बड़ा हो रहा है ड्यू टू द हेडर्स एडेड, ये कोई एक पाथ ले रहा है और ये डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। ठीक है, दो फंडामेंटल जॉब्स है नेटवर्क लेयर की, एक फॉरवर्डिंग है और एक राउटिंग है। ठीक है, इसी वजह से हम जब डीएनएस की भी बात कर रहे थे तो वी टॉक के ऑल्दो ये कोर नेटवर्क लेयर फंक्शन बनता है, लेकिन वी ट्राई कि हम डीएनएस को एंड सिस्टम्स में मूव करते हैं। नेटवर्क सिर्फ उसके लिए पाथ फॉरवर्डिंग का काम, डेटा के लिए डेटा फॉरवर्डिंग का काम कर रहा था। जो डीएनएस की जितनी भी होस्ट रेजोल्यूशन थी, इफ यू रिमेंबर, तो वो सारी की सारी एंड सिस्टम्स पे डेडिकेटेड डीएनएस के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए परफॉर्म हो रही थी। ऐसे ही डीएचसीपी एक और सर्विस है, वो भी कोर नेटवर्क फंक्शन है, लेकिन आप अपनी लैब वगैरह में देखेंगे वो भी एंड सिस्टम पे परफॉर्म हो रही होती है। इसके बाद हम डिटेल में प्रोटोकॉल लेवल पे डिस्कस भी करेंगे। वो भी एंड सिस्टम से परफॉर्म हो रही होती है, ऑल्दो इट इज अ कोर नेटवर्क फंक्शन। रीजन ये थी कि ये दोनों जॉब्स जो हैं, राउटिंग और फॉरवर्डिंग, ये इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग डिमांड कर रही होती हैं, इतना ज्यादा टाइम डिमांड कर रही होती हैं राउटर से कि वी डोंट वांट कि हम राउटर्स को किसी भी और काम के ऊपर लगाएं। अगर मैं डिफरेंस करवाना चाहूं तो इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के दरमियान बहुत से पॉसिबल पाथ बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉसिबल पाथ जो है वो ये हो सकता है,
एक और पॉसिबल बात बन सकता है, हो सकता है पैकेट्स जो हैं वो इधर से आए और ये वाला रास्ता लेते हुए में इधर से आ जाए, हो सकता है पैकेट्स इधर से कोई रास्ता लेते हुए में वहां पे आना शुरू हो जाए। तो देयर एग्जिस्ट मल्टीपल पाथ्स टू द सेम डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई एक एल्गोरिथम चाहिए जो डिसाइड करवा रहा हो कि कौन से पैकेट ने कौन से पाथ से होते हुए मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो मेरे जो राउटर्स हैं ये आपस में कोलैबोरेटिवली कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए मैं अपने कम्युनिकेशन पाथ्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। उन पाथ्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मेरे ये राउटर्स जो होते हैं कुछ एक टेबल बिल्ड कर लेते हैं। उस टेबल को हम राउटिंग और फॉरवर्डिंग टेबल कहते हैं। वो इस फॉर्म में होगा। ये इन सारे के सारे राउटर्स में अपनी कुछ कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन से। जी सर। सर ये बेसिकली सर हमारा राउटर पे डिपेंडेंट नहीं होगा सर, मतलब कोई भी डिफरेंट पार्ट्स अगर वो यूज कर रहे तो मतलब वो तो हमारा सर राउटर्स पे डिपेंडेंट होगा ना, मतलब मेरे क्लाउड के एरिया पे डिपेंडेंट है वो तो राउटर्स डिसाइड करेंगे। राउटर्स ही की बात कर रहा हूँ कि राउटर्स कोलैबोरेटिवली कुछ इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर ये खुद से आपस में कोलैबोरेटिवली कुछ एल्गोरिथम्स चला रहे होते हैं। क्योंकि ये जो पाथ यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप गौर करें फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूटर टू दी राइट हैंड साइड मशीन, पाथ्स मल्टीपल हो सकते हैं ना, हो सकता है कोई पाथ भी ना हो, कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए। अगर आपने डिस्क्रीट मैथ्स में या डेटा स्ट्रक्चर्स में भी एल्गोरिथम्स वगैरह इंप्लीमेंट किए हैं तो यू शुड रिमेंबर कि वहां पे कुछ पाथ ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम्स थे, कहीं कुछ ट्रैवलिंग सेल्समैन का जिक्र भी आया था, कहीं कुछ इस तरह की और एल्गोरिथम का जिक्र भी आया था। ठीक है कुछ ग्राफ थे जहां से आपने पाथ ढूंढने थे। तो अब गौर करें तो ये ग्राफ है। राउटर्स को बगैर कोई एल्गोरिथम चलाए तो अंदाजा नहीं हो सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा एक राउटर्स को अपने नेबर्स के बारे में पता चल सकता है कि ये मेरे नेबर्स हैं, ये मेरे से इतनी इतनी डिस्टेंस पे मौजूद हैं। लेकिन इस राउटर से इधर तक आने में हो सकता है 20 राउटर्स इन्वॉल्व हो। किस पाथ से जाना चाहिए ये राउटर्स को खुद से अपनी कोलैबोरेटिव एफर्ट से सर्च करना है। नेटवर्क लेयर की जॉब है, कोई और लेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। राउटर्स आपस में पैकेट्स एक्सचेंज करेंगे। सर यही सवाल था आपका? नहीं सर, मतलब राउटर्स आपस में सर, फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कि सर पहला वाला राउटर अगर सेकंड से कनेक्टेड है तो उसको मतलब इतना दूर नहीं है, लेकिन वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं तो सर मोस्ट प्रोबेबली वो शॉर्टेस्ट पाथ ही यूज करेगा या कोई मतलब एक एग्जैक्ट पाथ वो। अच्छा देखिए यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती हैं। पहले तो बात जो आती है टर्म शॉर्टेस्ट पाथ की, जनरली एक और टर्म यूज की जाती है ऑप्टिमल पाथ। अच्छा अब हो सकता है कि ये पाथ शॉर्टेस्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस राउटर तक पहुंचने का हो सकता है ये पाथ शॉर्टेस्ट हो, लेकिन हो सकता है ये एक वाईफाई बेस्ड पाथ हो या वायरलेस लिंक बेस्ड पाथ हो जिसका डेटा रेट बहुत ज्यादा ना हो। ये एक लॉन्गर पाथ है इसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। हो सकता है ये बहुत हाई डेफिनेशन फाइबर ऑप्टिक के ऊपर बना हुआ पाथ हो, ये मुझे 10 गीगाबिट पर सेकंड पे भी डेटा रेट दे सकता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है इस पे लेटेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए उस वजह से कि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा रेट बहुत ज्यादा है। तो जो पाथ आगे जाके हम पाथ ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम्स को देखेंगे भी वो कैसे काम करते हैं। तो मुझे जो भी पाथ ढूंढना है एज एन आईएसपी, जो मेरी ऑटोनॉमी में मौजूद राउटर्स होंगे उनके लिए वो मेरी चॉइस है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए या मुझे बेस्ट पाथ चाहिए। वो इट डिपेंड्स। इवन मुझे शॉर्टेस्ट पाथ भी चाहिए तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो तो एक दफा कंप्यूट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा कभी भी चेंज नहीं होगा। हो सकता है किसी भी वजह से, किसी रिपेयर वर्क की वजह से, किसी भी वजह से लिंक कुछ देर के लिए टूट जाए। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट अ न्यू पाथ। हो सकता है कल ये वाली आईएसपी जो है ये एक नया वायर बिछा के इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो इसको मैनुअली नहीं बताना है कि मेरे पास कितने राउटर्स हैं और अब ये पाथ अपडेट होने से कौन से राउटर पे कौन सा पाथ चेंज हुआ है। राउटर्स शुड लर्न बाय देमसेल्व्स कि अब ये एक नया पाथ भी ऐड हो गया है, तो क्या ये कहीं हमारे पास राउटिंग डिसीजन में बेहतर हेल्प दे रहा है, ठीक है। अभी छोटी आईएसपी के लिए जिसके पास 10, 20, 50, 100 राउटर्स हैं शायद मैनुअली बताना कुछ आसान काम भी है। इफ वी टॉक अबाउट लार्जर आईएसपीज, AT&T की मिसाल ले लें जिनकी हमने बात की थी, Tier 1 ISPs हैं एंड दे हैव डिप्लॉयड देयर राउटर्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। तो वहां पे तो वॉल्यूम इतना ज्यादा है राउटर्स का कि वो ह्यूमनली ये चीज आप उनको बता नहीं सकते हैं, ठीक है।
यू नीड टू हैव सम एल्गोरिथम जिसके जरिए राउटर खुद ब खुद बेस्ट पॉसिबल पाथ को सीख जाए। व्हेन वी से बेस्ट पॉसिबल तो आप शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, आप बेहतर डेटा रेट वाला भी कह सकते हैं, आप ज्यादा सिक्योरिटी वाला भी कह सकते हैं, आप कम लॉसेस वाला भी कह सकते हैं, आप कम डिले वाला पाथ भी कह सकते हैं, ठीक है, आप कोई ट्रेड ऑफ या मिक्स बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं इसकी कि डेटा रेट भी ज्यादा हो और सिक्योरिटी भी ज्यादा हो। सही। Eventually, obviously, for that algorithm to run, कोई ना कोई नंबर ही है जो मुझे यहाँ पे पुट करने होंगे किसी इक्वेशन के जरिए। मैं उसके हो सकता है कोई वेटेज दे दूं सिक्योरिटी को, कोई वेटेज दे दूं डेटा रेट को, कोई वेटेज दे दूं किसी और चीज को। इवेंचुअली मेरे ये जितने भी लिंक्स हैं इन ग्राफ्स के ऊपर, जिनको मैं पाथ्स कह दूंगा, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन पाथ्स हैं, इन पे मैंने कोई ना कोई नंबर थ्रो करना है जो कि किसी इक्वेशन से आ रहा होगा। वो इक्वेशन डिपेंडेंट होगी उन मैट्रिक्स पे जो मैंने ली होंगी डिसाइड करने के लिए कि मैं किस किस्म का पाथ चाह रहा हूँ। जब मैंने ये नंबर थ्रो कर दिए इस तरह के इनके ऊपर, नाउ राउटर्स कैन फाइंड द पाथ विद द शॉर्टेस्ट काउंट, लेकिन वो पाथ ढूंढने के लिए आपको एल्गोरिथम तो चलाना पड़ेगा। राउटर्स इंडिपेंडेंटली बगैर एल्गोरिथम चलाए अपनी ऑटोनोमी में वो पाथ ढूंढ नहीं सकेंगे। सर फॉलो कर रहे हैं इस बात को? यस सर। यही क्वेश्चन था आपका, और वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल। सर क्लियर है। ग्रेट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए होगा, स्पेशली अगर आप इसका स्केल बड़ा करते जाएंगे। जस्ट टू अगेन रिपीट ऑन योर क्वेश्चन, अगर हम स्केल बड़ा करते जाएंगे, वी ऐड 2-3 राउटर्स मोर हियर, और मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन है, तो वी कैन सी कि हमें जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी कोई ना कोई एल्गोरिथम रखने की। देयर एग्जिस्ट मल्टीपल एल्गोरिथम्स, हम उनको यूज करते हैं। उन एल्गोरिथम्स के जरिए राउटर्स अपने राउटिंग टेबल बिल्ड करते हैं। इसको हम राउटिंग टेबल भी कह सकते हैं, फॉरवर्डिंग टेबल भी कह सकते हैं। ये शायद यूजुअली अगेन फ्रॉम राउटर टू राउटर देयर आर सो मेनी वेंडर्स, और इतनी ज्यादा टाइप्स हैं कि इन चीजों में थोड़े बहुत फर्क भी आते हैं। हर राउटर मल्टीपल डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी सपोर्ट करता है इनको स्टोर करने के। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म। राउटर्स यूजुअली मेंटेन तो अपने पास अपना स्प्लिट वर्जन कर रहे होंगे। इन कोऑर्डिनेशन जब ये वर्जन चल रहा होगा तो पूरे के पूरे नेटवर्क की राउटिंग पाथ जो होगा वो एक कंसिस्टेंट प्रिसाइज पाथ बना हुआ होगा। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये एक मशीन है, इसने इसको एक पैकेट भेजना है इस मशीन को। यहाँ पे इस मशीन का आईपी है 0, 1, 1 और 1। राउटर कुछ भी नहीं है। अगर आप गौर करें तो राउटर के पास कुछ इंटरफेसेस हैं जिनके जरिए वो बाकी दुनिया से कनेक्टेड है। फॉर दिस पर्टिकुलर राउटर्स के 2 इंटरफेसेस हैं, एक ये है और एक ये है। तो हम राउटर के हर इंटरफेस को नंबर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस हमने राउटर को क्लॉकवाइज मैनर में नंबर कर दिए। मैंने कहा कि ये मेरा राउटर ए है। राउटर ए के 4 इंटरफेसेस थे, 4 साइट्स को कनेक्ट कर रहा था। हमने 4 डिफरेंट नंबर कर दिए। हर साइट जो है किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अपनी जो मैसेज एक्सचेंज या पैकेट एक्सचेंज जो है उसके जरिए राउटर ए ने राउटिंग टेबल बनाया which tells कि whenever it receives a packet with the destination IP address 0100, that packet simply should be forwarded to the outgoing interface number 3. तो पैकेट इस साइट पे आना शुरू हो जाएगा। Whenever it receives a packet with the destination IP address 0101, it is forwarded to the outgoing interface number 2. पैकेट इधर आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो पैकेट था जो डेस्टिनेशन से रिलीज हुआ था that was 0111. इस 0111 के लिए आउटगोइंग इंटरफेस जो it was 2. तो पैकेट इस राउटर से प्रोसेस होने के बाद इस आउटगोइंग इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड हुआ और इस राउटर पे आ गया। अब क्योंकि एल्गोरिथम जो था कोलैबोरेटिवली एग्जीक्यूट हुआ था इन सारे राउटर्स में, तो इस राउटर के ऊपर भी ऐसा ही कोई एक फॉरवर्डिंग टेबल मौजूद होगा जो इस राउटर के अकॉर्डिंग से होगा कि कौन से आउटगोइंग आईपी एड्रेस को इसने कौन से आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर मैप करना है। लेट्स सपोज हम दोबारा से क्लॉकवाइज मैनर में या चलें, हम इसको इंटरफेस नंबर 1 कह देते हैं कि अब इस राउटर बी का सॉरी इस राउटर जो है बी, इसके 2 इंटरफेसेस थे, एक इंटरफेस 1 था और एक इंटरफेस 2 था। ऐसा ही टेबल इसने बनाया होगा। हम बाकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसके पास इस टेबल में एक एंट्री
लाजमी होगी कि आउटगोइंग आईपी एड्रेस 0.1.1.1 should be forwarded to the outgoing interface number 2. तो ये इस पैकेट को इस डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे ही इस तीसरे राउटर के ऊपर भी ऐसी ही एक एंट्री होनी चाहिए कि पैकेट नंबर 0.1.1.1, इसके पास भी कुछ इंटरफेसेस हैं 1, 2, 3, 4। ये इस पैकेट को अपने आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। यूजुअली इस 4 इंटरफेस की तरफ एक राउटर, एक कंप्यूटर की बजाय जनरल जो प्रैक्टिस होगी वो शायद एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होंगे जो इसी रेंज में मौजूद आईपी एड्रेसेस को मेंटेन कर रहे होंगे, और ये सारे के सारे कनेक्टेड होंगे विया सम सोल्डरिंग लॉजिक, जो कि हमारा ईथरनेट स्विच होगा। इसको भी बहुत थोड़ा सा इस लेक्चर में, और मेनली हम अपनी लिंक लेयर जब पढ़ेंगे तो हम वहां पे भी मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप गौर करें तो राउटर्स ने जो टेबल की स्टेट मेंटेन कर रखी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस राउटर ने अपना डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेंटेन कर रखा है नेटवर्क का, इस राउटर ने अपना डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेंटेन कर रखा है राउटर का। ऐसे राउटर सी ने अपना डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेंटेन कर रखा है नेटवर्क का। लेकिन अगर इस शेयर को मिला के इस शेयर को अगर मिला के पढ़ते हैं तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल हो जाता है। मुझे अगर इस होस्ट X से इस होस्ट Y तक जाना था तो पाथ वाज सिंपल। X to A तो मेरा शायद डिफॉल्ट पाथ था, वो मेरी मशीन ने डिसाइड किया। A to B जाना है तो दिस टेबल टेल्स मी कि A to B जो पाथ है वो फॉलो होगा फॉर 0.1.1। तो X A और B to C पाथ का मुझे ये वाला टेबल बता रहा है जो राउटर B के ऊपर बना हुआ है C to Y पाथ का मुझे ये वाला टेबल बता रहा है जो राउटर C के पास बना हुआ है। तो मैं जब मिला के इन सारे राउटर्स के टेबल्स को देखूंगा तो मैं कंप्लीट पिक्चर भी नेटवर्क की ले सकता हूँ। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम्स। बाज एल्गोरिथम्स हैं जो हर राउटर को इनेबल करते हैं कि पिक्चर कंप्लीट बना ले नेटवर्क की, लेकिन मेंटेन सिर्फ अपना वाला इमेज उसके पास करें। बाज एल्गोरिथम्स हैं जो अलाउ करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अपनी ही रिक्वायर्ड जो पिक्चर है नेटवर्क की वो बना के पैकेट्स को फॉरवर्ड करता रहे। देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम्स, ऑब्वियसली सारे के सारे राउटर्स एक ही एल्गोरिथम चला रहे होंगे किसी एक ग्रुप में मौजूद। उन एल्गोरिथम्स की मदद से ये फॉरवर्डिंग टेबल बन रहा होगा। नाउ द जॉब ऑफ राउटर इज टू check destination IP address for each incoming packet, अपने forwarding table को consult करे and forward that packet to the right outgoing interface। तो routing layer की या network layer की दो fundamental jobs थी। Number 1 forwarding, routing। Number 2 forwarding। Routing was the process to build the routing tables and forwarding was the process to consult the routing table and forward those packets to the right outgoing इंटरफेसेस। ठीक है, जो रीजन थी जिस वजह से हमने नेटवर्क लेयर पे कोई और काम ऐड नहीं किए थे वो ये थी कि इन राउटर्स पे एट टाइम्स मल्टी मिलियन पैकेट्स पर सेकंड आ रहे होते हैं। तो राउटर्स जो हैं दे डू हैव टू परफॉर्म मल्टी मिलियन सर्चेस पर सेकंड थ्रू दीज टेबल एंट्रीज। तो ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव काम हो जाता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे राउटर्स के ऊपर कोई एडिशनल हम लोड लेके आए। इस वजह से नेटवर्क की जितनी भी एडिशनल सर्विसेज थी जो कि कोर सर्विसेज ही होनी चाहिए थी, DNS वाज वन एग्जांपल, DHCP वाज वन एग्जांपल, हमने उन सर्विसेज को मूव कर दिया टू द एंड सिस्टम्स। ये हमारे ताकि सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचेस और पाथ फॉरवर्डिंग मशीन्स ही रहें और इनके जरिए डेटा जो है अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशंस तक ही जाता रहे। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। ग्रेट। Now let me ask one question. हमारे पास generally जो है there are 8 to 10 billion connected devices. Even if we talk about IP version 4, हमारे पास 4 बिलियन तक possible addresses हो सकते हैं। इस राउटर के पास कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन के लिए पैकेट आ सकता है। मैं कभी किसी से बात कर रहा हूँ स्काइप पे, यूएस में बैठा हुआ है वो, कभी मैं कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ वो सर्वर चाइना में है, कभी मैं कोई वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ सर्वर जर्मनी में है, ठीक है, कभी मैं कोई गेम खेल रहा हूँ उसका सर्वर जो है हो सकता है किसी और मुल्क में प्लेस्ड हो। कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन के लिए पैकेट आ सकता है। तो इट नीड्स टू हैव एन एंट्री फॉर एवरी पॉसिबल डेस्टिनेशन हियर। तो इससे तो एंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगी।
इमेजिन कि इसने इस टेबल को सर्च करना है फॉर मल्टी मिलियन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, फॉर मिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड, और अगर यहाँ पे बिलियंस में एंट्री का काउंट जाना शुरू हो जाता है या इवन टेंस ऑफ मिलियंस में भी जाना शुरू हो जाता है, तो ये जो सर्च प्रोसेस है ये बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही है सर, लेकिन इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स हमारे पास नहीं होंगे। जी। मैं असल में आपको तो लेके जाना चाह रहा हूँ कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑप्टिमाइजेशन? रेंजेस में Actually, we have been discussing this thing again and again. चलिए मुझे ये बताएं कि मुझे हर डेस्टिनेशन के लिए एंट्री ऐड करनी चाहिए या इसमें कोई इनहैंसमेंट सोच सकते हैं आप? सर रेंज डिफाइन कर देनी चाहिए। रेंज डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेट। रेंज डिफाइन करने की रिक्वायर्ड चीज एक ही थी कि मेरी वो रेंजेस इकट्ठी हों, कॉन्टिजियस हों। मैं कैन से कि इस्लामाबाद के आईपीस जो हैं दे कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे कैन एंड एट 100। लाहौर के आईपीस दे कैन स्टार्ट एट 101 एंड दे कैन फिनिश एट मे बी 200। और मैं नेटवर्क्स की भी रेंजेस डिफाइन कर सकता हूँ। पीटीसीएल की रेंज होगी, यूफॉन की रेंज होगी। एग्जैक्टली वी कैन डिफाइन रेंजेस। मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मेरे पास रेंजेस में इस फॉर्म में एंट्रीज आ जाएंगी। हर नेटवर्क की स्टार्टिंग रेंज होगी, एक फिनिशिंग रेंज होगी। एक और डिस्कशन आई जस्ट मिस्ड इट। अगर हम रेंजेस की डिस्कशन से पहले भी देखें तो नेटवर्क के राउटर क्योंकि कोलैबोरेटिवली पाथ अपडेट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, अपने पास अपनी अपनी पिक्चर मेंटेन कर रहे होते हैं। कॉन्स्टेंटली से मुराद है पीरियोडिकली आफ्टर मे बी फ्यू मिनट्स। वो फ्यू का वर्ड जो है इट वेरीज, इट डिपेंड्स के नेटवर्क के अंडरलाइंग पैरामीटर्स क्या रखे गए हैं। अगर नेटवर्क में जो है कनेक्शन में चेंजिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है इन पाथ्स के अंदर तो रिलेटिवली एग्रेसिवली, अगर बहुत स्टेबल नेटवर्क्स हैं तो मे बी आफ्टर 20-30 मिनट्स। ठीक है, पाथ्स जब अपडेट हो रहे होते हैं नेटवर्क्स के ऊपर, ये एल्गोरिथम बार बार चल रहा होता है, तो दिस इज वेरी लाइकली फॉर पैकेट्स के वो मुख्तलिफ पाथ लें। इसी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो ब्लू ट्रैफिक है, यू कैन सी कि समटाइम्स ये इस पाथ से फॉरवर्ड होकर डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, समटाइम्स ये इस पाथ से फॉरवर्ड होकर पहुंच रही है, कभी इधर से। तो सो ड्यूरिंग द सेम फाइल डाउनलोड प्रोसेस हो सकता है कि मेरे पैकेट जो है इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के दरमियान मुख्तलिफ राउटर से होकर पहुंच रहे हैं। उस चीज़ को पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। दैट इज वाई वी may receive out of order packets at the end systems। उसी को हल करने के लिए फिर TCP ने पैकेट्स को सीक्वेंस नंबर में ऑर्गेनाइज करके अपने बफर में मेंटेन किया था और फिर डेटा को जो है कंप्लीट करने के बाद जो गैप्स फिल करने की हम बात कर रहे थे ऊपर अपर लेयर्स को फॉरवर्ड किया था। We move back to our previous discussion। हमने एड्रेस रेंज की बात की थी। हमने कहा इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एवरी पॉसिबल IP एड्रेस हम रेंजेस रखते हैं। सर्चेस आसान हो जाएंगी। इसकी मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप इसको अभी के लिए समझना शुरू करें, मुझे अगर यूएस की पूरी ट्रैफिक जो है उसके लिए सिर्फ एक रेंज रखने की जरूरत है। आपके टेलकोस भी यही काम करते हैं। मुझे अगर पाकिस्तान का नंबर डायल करना है फ्रॉम यूरोप में भी, तो 0092 की सिर्फ एक सर्च जो होगी वो किसी भी राउटर को या किसी भी उधर मौजूद स्विच को बता सकती है कि पाकिस्तान का नंबर है। ठीक है, तो एक सर्च में पूरे का पूरा एक मुल्क जो है, बाकी की हिस्सा जो है वो माइनस होके एक मुल्क सेलेक्ट हो सकता है। जब 51 डायल होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद सेलेक्ट हो जाएगा। तो राउटर्स भी यही कर रहे हैं, वो रेंजेस रख रहे हैं और रेंजेस में ऑब्वियसली फॉर इंटायर ट्रैफिक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है हमारे पास एक ही एंट्री हो, फॉर चाइना हो सकता है हमारे पास एक ही एंट्री हो। खासकर जो एंड सिस्टम्स पे लगे हुए राउटर्स हैं जो हमारे मुल्क को बाकी की दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेंजेस कुछ आगे जाके IP एड्रेसिंग आज हम शायद शुरू कर चुके हैं। हम देखेंगे कि इन रेंजेस को हमने बहुत अच्छे से मल्टीपल लेवल्स ऑफ हायरार्की की फॉर्म में रखा हुआ है। अभी के लिए हम जानते हैं कि IP हायरार्किकल है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं। एक नेटवर्क एड्रेस है और एक होस्ट एड्रेस है, जो कि अपनी लैब्स में आप किसी हद तक करते भी रहे हैं। यू नो कि नेटवर्क एड्रेस सेम होना चाहिए, होस्ट एड्रेस बदल सकता है। जैसे फोन नंबर्स हैं, ठीक है, अगर 0300 के बाद ही कोई फोन नंबर आ रहा है तो वो नो के सेम नेटवर्क के नंबर्स है, तो जो ऑन नेट और ऑफ नेट की डेफिनेशंस मोबिलिंक या दूसरी कंपनीज कर रही होती हैं वो वहाँ पे वैलिड आती हैं। वही चीज़ें यहाँ पे भी होल्ड करती हैं। ठीक है, मैंने रेंजेस बना दी।
रेंजेस बना दी तो अब मुझे चेक्स करने, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग बिलियंस ऑफ एंट्रीज अब मैंने शायद फ्यू 100 एंट्रीज या इवन इससे अगर आप हम देखेंगे जब आईपी की डिटेल्स के बाद जाके तो हम देखेंगे कि शायद हमारे पास इससे भी बहुत कम एंट्रीज आती हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जब भी कोई डेस्टिनेशन पैकेट आता है मुझे चेक करना है if IP is greater than this and smaller than this, और if IP is greater than this and smaller than this, तो मैंने जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटगोइंग इंटरफेस था उसकी तरफ उसको फॉरवर्ड कर देना है। इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन का लेवल नजर आता है। कैन यू फाइंड इट? जी सर, लेकिन इसमें भी सर हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा सर, क्योंकि मतलब हमें डिफरेंट रेंजेस तो सेट करनी है, लेकिन उन रेंजेस के लिए डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एरियाज, और इनफैक्ट अगर फॉरेन से कोई फॉर एग्जांपल एक कॉल आ रही है या कोई भी मतलब हो रहा है या कोई पैकेट पास हो रहा है सर, उसमें भी हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा हमें चाहिए नहीं होंगे रेंजेस, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारा काम ज़्यादा नहीं होता। असल में हम आईपी एड्रेसिंग से जब गुजर जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि असल में वो एक ही बन जाती है आखिर पे। अभी के लिए हम उस डिस्कशन में नहीं जाते, हम अज्यूम करते हैं कि नहीं अलग अलग ही, अलग अलग भी हैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए लेट से 20, 30, 50 ही होंगी। कुछ आईपीज पीटीसीएल को एलोकेटेड होंगे, कुछ जोन को होंगे, कुछ यूफोन को होंगे। इंटरेस्टिंगली वो भी कॉन्टिजियस होंगे, एक की रेंज खत्म होती है तो दूसरे की रेंज शुरू हो जाएगी। तो जो बाहर वाला है वो उस पूरी रेंज को इकट्ठा करके यहाँ पे एक रेंज की फॉर्म में लिख सकता है। जब पैकेट पाकिस्तान में पहुंच जाए तो पाकिस्तान में पड़ा हुआ राउटर जो है इट कैन डिसाइड कि पीटीसीएल का था, ये यूफोन का था, ये जोन का पैकेट था, या नया टेल का पैकेट था, या एचईसी का पैकेट था। ठीक है, तो बाहर यूएस से जो राउटर डाइवर्ट कर रहा है उसने तो पाकिस्तान आने वाली किसी भी ट्रैफिक डाइवर्ट करना है। जैसे इस्लामाबाद से कराची जाने वाली किसी भी ट्रैफिक को हमने जीटी रोड या मोटरवे पे ही डाइवर्ट करने, और कोई रास्ता ही नहीं है। सही है ना? डजेंट मैटर वो कौन सी ट्रैफिक है, वो किस फॉर्म में जाना चाह रही है। तो हमारे लिए तो दो ही आउटगोइंग इंटरफेस है, यहाँ उसको उधर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें या उधर। अब कराची में नंबर ऑफ कार्स तो मिलियंस या बिलियंस में, तो मुझे हर कार के लिए एंट्री नहीं बनानी पड़ी, मैंने सिर्फ डेस्टिनेशन देखा कराची है, मैंने कहा पैकेट इस तरफ जाएगा। तो ये जो आपका नेटवर्क का एड्रेस है ये हायरार्किकल भी है और ये ज्योग्राफिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि बाय लुकिंग एट दिस थिंग वी कैन टेल कि आईपी एड्रेस दुनिया के किस हिस्से में है, बाय दिस थिंग और बाय दिस थिंग और बाय दिस थिंग। इट वेरीज, साइज कितना है आपके नेटवर्क एड्रेस को, उसको देख के आप बहुत प्रिसाइजली अप टू द सिटी लेवल बता सकते हैं कि पैकेट कहाँ जा रहा है। एनी क्वेश्चन सो फार? एक सवाल आप आ सकते हो, वो वैलिड सवाल हो सकता है कि रेंजेस क्या बहुत नाइसली डिवाइडेड हैं। उस सवाल के आंसर के लिए हमें शायद एक लेक्चर जो है वेट करना है, देन वी कैन वेरी प्रिसाइजली सी के रेंजेस कैसे डिवीजन जो है इनकी मैनेज हो रही होती है। नाउ लेट्स बिलीव के ये पूरी की पूरी रेंज जो है एक आईएसपी के पास है और ये पूरी की पूरी रेंज एक आईएसपी के पास है। अभी भी फिर भी हम इतना जरूर एग्री कर चुके हैं कि देयर आर जस्ट अ फ्यू हंड्रेड एंट्रीज, इससे ज्यादा एंट्रीज नहीं है। इन सर्चेस को भी हम फास्ट कर सकते हैं। अभी भी मुझे बहुत ज्यादा एक कंप्रिहेंसिव सर्च परफॉर्म करनी पड़ रही है, इफ ग्रेटर देन दिस एंड देन इफ लेस देन दिस, तो मल्टीपल मैचेस हैं जो मुझे करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही है ना? इससे भी हम एफिशिएंट कर सकते हैं इसको। कोई भी आईपी इस रेंज के अंदर सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब वो इस आईपी से ज्यादा होगा और इससे कम होगा। दैट एक्चुअली मींस कि जो लीडिंग कॉमन बिट्स हैं सर आपने भी क्वेश्चन किया कि मतलब आईपी रेंजेस को हम कैसे मेंटेन करेंगे सर, लेकिन इससे पहले आपने ये बताया था कि मतलब एक अगर आईपी एड्रेस रेंज हमारी खत्म हो रही है तो उसके बाद ही हमारी सेकंड रेंज स्टार्ट हो रही है, तो सर वो ऑटोमेटिकली मैनर नहीं आ जाएगा एक जी, मतलब मैंने एक आ सकते हैं, सीक्वेंस इजी उसकी होगी आ कि हम जाएगी। एक बड़ी रेंज बना के लिख सकते हैं। उस प्रोसेस को सुपर नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, तो सब नेटवर्किंग और सुपर नेटवर्किंग हमने अभी पढ़ना शुरू करनी है अभी कुछ देर के बाद। उससे पहले शायद कुछ बैकग्राउंड स्टडी हमें करनी पड़ेगी ताकि हम बेहतर से नेटवर्क और उसके कॉन्सेप्ट को समझ के वो कर सकें। जी, उन रेंजेस को इकट्ठा करके एक बड़ी रेंज बना के लिख सकते हैं। असल में वो बड़ी रेंजेस ही बना के लिखा गया है। देखिए, आप जब यूएस से डायल करते हैं ना पाकिस्तान, तो उन्होंने सारे के सारे पाकिस्तान के एड्रेसेस को इकट्ठा करके ना 92 की एक रेंज के अंदर लिख दी है। जब कॉल पाकिस्तान फॉरवर्ड होती है तो कि 92 या 310
टू फाइंड आउट कि ये कौन सी नेटवर्क के अंदर जाने वाला नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता चल रही हैं। एक लेवल ऑफ हायरार्की था 0092 जो पाकिस्तान का कोड था, एक लार्जर नेटवर्क था, उसके अंदर फिर एक लेवल ऑफ हायरार्की था जो नेटवर्क ऑपरेटर या सिटी कोड को आइडेंटिफाई कर रहा था। उसके अंदर भी लेवल ऑफ हायरार्की, अगर आपने कभी मोबिलिंग वगैरह के नंबर्स देखे हैं तो वो जो स्टार्ट पे 55 वगैरह होता है दैट टेल्स यू कि इस्लामाबाद का नंबर है। पीटीसीएल के नंबर देखें तो स्टार्ट पे जो 92 वगैरह होता है दैट टेल्स यू कि ये एक पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिस का नंबर है। तो बेसिकली हर 2 3 4 डिजिट्स को देखने के बाद मैं एक नया इफ अप्लाई कर सकता हूं। तो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग 10 बिलियन सर्चेस, ठीक है ना, मैं 5 6 7 कंपैरिजन के बाद 5 6 7 सर्चेस के बाद प्रिसाइज नंबर तक पहुंच सकता हूं कि मुझे ये वाला एक्सचेंज में ये वाला जो कनेक्शन है ये मिलाना है, तो बात शो हो जाएगी। कॉल सेटअप टाइम में बड़ा कम हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। राउटर्स को कंप्यूटेशनल पावर्स जो है उतनी ज्यादा नहीं चाहिए होगी जितनी पहले चाहिए थी। वही चीज मेरे राउटर्स में यहाँ पे भी आ गई है। यस, ये रेंजेस को इकट्ठा करके सुपर नेटवर्क बना रहे होते हैं, उस वजह से ये एंट्रीज बहुत थोड़ी सी रह जाती हैं। और बिलीव भी हमें ये बहुत थोड़ी ही एंट्रीज चाहिए, जब स्पेशली जब राउटर ने मल्टी मिलियन सर्चेस पर सेकंड करनी है। यू कैन इमेजिन कि हमें कितनी तेजी से लाइन स्पीड में पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है, वरना एक क्यू बनना शुरू हो जाएगी राउटर्स के ऊपर। सही है, हम इसको भी एफिशिएंट कर सकते हैं। सर्च मैकेनिज्म को भी ग्रेटर देन और लेस देन को भी हम बेहतर कर सकते थे। इफ एन फॉर एनी आईपी एड्रेस टू बी ग्रेटर देन दिस एंड टू बी लेस देन दिस नंबर, उसकी जो पहली बिट्स होंगी जो कि इन दोनों में कॉमन है वो तो उसकी भी वही होंगी। इस रेंज में ये बिट्स कॉमन है जिनको मैंने रेड कलर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आईपी के नंबर या बिट्स जो है चेंज हो रही हैं। तो फर्स्ट 8 16 17 18 19 20 एंड 21, फर्स्ट 21 बिट्स कॉमन। तो कोई भी पैकेट अगर इस रेंज में लाई करता है तो उसकी पहली 21 बिट्स जो है वो यही होंगी। कोई भी पैकेट अगर इस रेंज में लाई करता है, अगेन उसकी पहली 24 बिट्स यही होंगी क्योंकि कॉमन है। कोई भी पैकेट अगर तीसरी रेंज में लाई करता है फॉर इंटरफेस नंबर 2, तो उसकी अगेन जो है पहली 21 बिट्स वो यही होंगी। आगे की बिट्स चेंज हो सकती हैं। अगर ये हो सकती हैं तो मैं कॉमन्स को रख देता हूं। ये कॉमन बिट्स थी, मैंने कॉमन बिट्स रख दी। हमारी अब तक जितनी अंडरस्टैंडिंग है ये लेंथ सबकी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन लेट्स अज्यूम कि लेंथ वेरिएबल हो सकती है। असल में वेरिएबल लेंथ एक्चुअली टेल अस के हमारे पास नेटवर्क्स जो हैं उनके साइजेस मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब भी मैं कहूँगा एक बड़ा नेटवर्क है, ये टोटल रेंज तो 32 बिट ही है ना। जब भी मैं कहूँगा कि एक लार्जर नेटवर्क है, उसका मतलब है कि उसमें लार्जर नंबर ऑफ होस्ट्स हैं। उसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक लार्जर नंबर ऑफ बिट्स चाहिए टू एड्रेस एवरी वन ऑफ दोज होस्ट्स यूनिकली। उसका मतलब होगा कि लेफ्ट साइड वाली बिट्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी कोई स्मॉलर नेटवर्क है तो मुझे थोड़े होस्ट चाहिए, तो मुझे थोड़ी बिट्स चाहिए यहाँ पे, तो उसकी ये वाली बिट्स ज्यादा हो जाएंगी। तो जस्ट बाय सीइंग एट दीज 3 एड्रेसेस मुझे पता है कि ये एक स्मॉलर एड्रेस है, स्मॉलर नेटवर्क है, ये रिलेटिवली दोनों। इस नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट्स कम है, इस नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है, मैंने उसी राउटिंग टेबल को जो इस फॉर्म में था चेंज करके इस फॉर्म में बनाया। अब मेरे पास कोई भी इनकमिंग पैकेट है तो मुझे एक बिट वाइज एंड परफॉर्म करना है। बहुत से प्रोसेसर्स पे तो ये मुझे अपनी जो है इस इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में भी मिल जाती है ये। अगर ये इंस्ट्रक्शन मिल जाती है तो इसका मतलब है कि एक या इन वेरी फ्यू सीपीयू साइकिल्स मैं एक कंपैरिजन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मल्टी मिलियन सर्चेस पर सेकंड का जो टास्क है वो ट्रिवियल होना शुरू हो जाता है। Can you check these 2 incoming packets and tell me कि कौन से आउटगोइंग इंटरफेस पे जाना चाहिए? पहले तो मुझे बताएं पैकेट नंबर 1। Can any one of you please guide me कि इसका आउटगोइंग इंटरफेस क्या होना चाहिए? ये एक वैलिड आईपी पैकेट है, वैलिड आईपी एड्रेस है। जी सर प्लीज। सर 0 पे जाना है। 0 पे अब इसका मैच देखिए, मुझे मैच पूरा करना है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसकी 10 बिट्स मैच कर गई हैं तो ठीक है, मुझे तमाम 21 बिट्स को मैच करना है। फर्स्ट 8 बिट्स आर सेम,
नेक्स्ट 8 बिट्स आर सेम, फाइन। 00010 00010 ये यहाँ पे मैच करता है, मैं इस पैकेट को यू आर राइट इंटरफेस नंबर 0 पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अब मुझे आप सेकंड पैकेट के लिए बता सकते हैं? सेकंड इंटरफेस 2 पे जाना चाहिए, 3 पे जाना चाहिए, सॉरी 1 पे जाना चाहिए, 2 पे सर जाना चाहिए? 2 पे जाना चाहिए। मैच दोनों से नहीं हो रहा, बात करें सर 2 पे जाए। लेकिन जो आखिर में सर वो क्या नाम है, जो बिट्स है वो ज्यादा है ना इसकी, जो ब्लू कलर में हाईलाइट हुई है। जी एग्जैक्टली, ग्रेट, यू आर राइट। टू में मैच दोनों से हो रहा है, अगर दोनों से हो रहा है तो हम लॉन्गर मैच की तरफ जाएंगे। इसी वजह से इस टेबल को हम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग का टेबल कहते हैं, ठीक है। ये लॉन्गर मैच की तरफ क्यों जाएंगे, इसको कुछ देर के बाद ज्यादा बेहतर से समझना शुरू हो जाएंगे जब हम अपनी आईपी एड्रेसिंग को पूरा का पूरा पढ़ चुके होंगे। ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड एंट्री थी, लेकिन मैच जिधर भी होगा पूरा मैच होना चाहिए। ये नहीं होगा कि 19 बिट्स मिल गई, जितनी भी बिट्स यहाँ पे मेंशन है वो मैच होनी चाहिए। तो इसको लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग ही कहा जाता है। इसको यूज करते हुए मैं पैकेट्स को बड़ी एफिशिएंटली फॉरवर्ड कर सकता हूँ। आपके एप्लीकेशन डिजाइन में ये वाला जो मैकेनिज्म था एफिशिएंट करने का सर्च को, ये बहुत हेल्प कर सकता है बहुत सारी एप्लीकेशंस में, खासकर जहाँ पे आप डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं अपनी नेटवर्क लेयर में। ये हमने टीसीपी आईपी स्टैक दिखाया हुआ है। एप्लीकेशन लेयर इज मिसिंग बिकॉज वी अज्यूम कि उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेटवर्क लेयर का सिर्फ वॉल्यूम दिखाने की कोशिश की गई है कि आपके पास शायद सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी है कंप्यूटेशनल वो नेटवर्क लेयर में इन्वॉल्व हो रही है। वी हैव कंप्लीट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन हमने आइडिया जरूर ले लिया, रैशनल जरूर एस्टेब्लिश कर लिया कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर नीडेड। उनके जरिए फॉरवर्डिंग टेबल बन रहे हैं, फॉरवर्डिंग के प्रोसेस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ वी नीड टू हैव वन आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल क्यों चाहिए? आई एम सॉरी जी, क्योंकि कोई ना कोई आईपी पैकेट होगा, उसका कोई ना कोई हेडर होगा, उस हेडर में सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस वगैरह होंगे, कुछ और इस तरह की डिटेल हो सकती है। कोई ना कोई एक टाइम आएगा जब वो उस हेडर में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। जब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कहेंगे कि अब इस हेडर का नया वर्जन आ गया, तो वर्जनिंग की डिटेल वगैरह भी हो सकती है। उस हेडर के पैकेट को लेके आपने कैसे प्रोसेस करना है, क्या इफ्स वगैरह लगानी, वो सारी डिटेल मेरे इस आईपी प्रोटोकॉल के पास आ जाएगी। आईपी को हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की स्टडी में भी डिस्कस किया था। आईपी मेरी या नेटवर्क लेयर जो है मेरी, ये बेस्ट एफर्ट सर्विस है, इसमें गारंटीज नहीं है। मेरी आईपी नेटवर्क्स में इंटरनेट में मौजूद जो लेयर है, ये मुझे गारंटी नहीं कर सकती है कि मेरा हर पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा इन लेस देन 200 मिलीसेकंड्स। टाइम गारंटीज नहीं है। मेरी नेटवर्क लेयर मुझे गारंटी नहीं कर सकती है कि मुझे हमेशा 20 Mbps या इससे ज्यादा ही डेटा रेट मिलेगा। वॉल्यूम गारंटीज नहीं है। यस, आई कैन परचेज बिगर पाइप्स, फैटर पाइप्स। मैं कह सकता हूँ मुझे आप 10 गीगाबिट पर सेकंड का लिंक दे दें, मुझे मिल जाएगा, मैं नेट यूज करना शुरू कर दूंगा। गारंटीज नहीं है कि 10 गीगाबिट पर सेकंड आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। कुछ ओकेजन्स पे हो सकता है कि नेटवर्क जो है किसी वजह से वो डेडलाइन मीट ना कर पाए, अपनी वो जो रिक्वायरमेंट है वो मीट ना कर पाए, तो ये बेस्ट एफर्ट सर्विस है। डिले गारंटीज नहीं है, बैंडविड्थ गारंटीज नहीं है, डेटा रेट गारंटीज नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट डेटा की गारंटीज नहीं है कि इतना ही डेटा पर सेकंड लाजमी जाता रहेगा। ऑल्दो सम ISPs डू सेल दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया तक हो जाती हैं। लेकिन जब हम अक्रॉस दी ग्लोबल इंटरनेट जाते हैं, यूजुअली मुझे वैसा ही रेट मिलना जरूर शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी गारंटीज नहीं है। ऑर्डर की गारंटीज नहीं है, पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी की गारंटीज नहीं है, पैकेट्स जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं, डिस्कार्ड हो सकते हैं, राउटर बफर्स पे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या दूसरी और रीजंस की वजह से भी पैकेट्स डिस्कार्ड हो सकते हैं। गारंटीज नहीं है। दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड TCP हियर एट एप्लीकेशन लेवल, ताकि वो रिकवर करवा सके इस तरह की एरर्स को। लेकिन हमने नेटवर्क लेयर में एरर रिपोर्टिंग के लिए एक छोटा सा प्रोटोकॉल जरूर बना रखा है, जिसको हमने ICMP का नाम दिया है। ICMP की एक यूटिलिटी जो है पिंग मैसेज, वो आप यूज भी करते रहे। पिंग वाज यूज्ड टू फाइंड आउट कि जो आपकी इंटेंडेड डेस्टिनेशन मशीन है वो अवेलेबल है, आपके पैकेट उस तक जा सकते हैं, वहां से रिप्लाई आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो कितना राउंड ट्रिप टाइम लग रहा है।
इस तरह की और बहुत सारी यूटिलिटीज हैं जिनको हम आगे जाके इसी कोर्स में देखेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? सर ये थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी सर, आईसीएमपी का अभी आप कुछ बताया था सर, थोड़ा सा रिपीट करें। नेटवर्क में क्योंकि हमारे पास एरर की तो गारंटीज तो नहीं है, लेकिन एरर रिपोर्टिंग के लिए एक प्रोटोकॉल जरूर है, उसको मिडनाइट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल या आईसीएमपी कहते हैं। हम इस प्रोटोकॉल को कुछ ना कुछ इसका ओवरव्यू जरूर ले रहे होंगे। मुख्तलिफ जो नेटवर्क में एरर्स आती हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए ये प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है। मसलन मैंने पैकेट भेजा किसी राउटर के लिए या किसी एंड सिस्टम के लिए, उसका पाथ नहीं था राउटर के लिए, राउटर के पास, तो राउटर कैन टेल मी कि मेरे पास ये जो डेस्टिनेशन है ये अनरीचेबल है। मैंने सॉकेट बनानी थी किसी मशीन के साथ यूडीपी पे, उस मशीन पे वो यूडीपी का सर्वर चल ही नहीं रहा है, तो एक एरर मैसेज मेरी मशीन को भेजा जा सकता है जस्ट टू लेट मी नो कि ये जो आप सॉकेट बनाना चाह रहे हैं ये पोर्ट उस डेस्टिनेशन मशीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सो आई कैन फाइंड आउट कि सर्वर अवेलेबल नहीं है, सर्वर रीचेबल नहीं है। ठीक है, मेरे पैकेट जो मैंने भेजा था वो एक खास नंबर ऑफ लिंक्स से ज्यादा ट्रेवल कर चुका है नेटवर्क में, ना नेटवर्क फील्ड्स के इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, तो एक एरर पैकेट मुझे भेजा जा सकता है कि ये आपका जो पैकेट था ये बहुत ज्यादा ट्रेवल कर चुका था, इसका टाइम एक्सपायर हो गया था, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो इस तरह के छोटे छोटे एरर मैसेजेस हैं। पिंग एक एरर मैसेज था, आपने वो पिंग एक मैसेज एक यूटिलिटी थी जिसको हमने यूज भी किया अपने शेल कमांड में। पिंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट डेस्टिनेशन जो है। आई एम सॉरी सर, लेकिन सर आईसीएमपी तो सर जब हम फिल्टर्स में जाके आईसीएमपी इसलिए चेक करते थे क्योंकि हमने मैसेज पिंग करवाना होता था, मतलब एक पैकेट्स पास करवाने होते थे और वो जी मैं आपको बताता हूँ। पिंग भी आईसीएमपी का एक पैकेट टाइप है। आईसीएमपी में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पिंग इज वन ऑफ देम। तो जब आप आईसीएमपी इनेबल करते हैं, इवन आप अपने घर में पड़े हुए जो राउटर्स हैं ना, आपने अगर जोंग से या पीटीसीएल से इंटरनेट ले रखा है, आप उसकी भी सेटिंग में जाएंगे ना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको यूजुअली आईसीएमपी वगैरह नजर आता है। अगर आप उसको डिसेबल कर देंगे तो आप अपने उस डिवाइस को पिंग नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी पर्पसेस पे बाज दफा राउटर्स अप्लायंसेस डिसेबल करने लग जाती हैं कुछ मैसेजेस को। मसलन पिंग अलाउ करता है मुझे आइडेंटिफाई करना कि कोई मशीन मौजूद है, रीचेबल है या नहीं है। मैंने लिखा पिंग, गूगल से रिप्लाई आया, मुझे पता चला कि मेरे पैकेट ठीक से गूगल तक जा भी पा रहे हैं, गूगल से वापस भी आ पा रहे हैं, ठीक है, और इतना टाइम लगता है। तो ये पिंग का एडवांटेज था। पिंग ही को यूज करके आपने अक्सर नेटवर्क के जो है मैपिंग के और इस तरह के टूल्स देखे होंगे, जिसको आप यूटिलिटीज हैं जिनको आप सिंपली चलाते हैं तो आपको बता देता है कि आपके इस ऑफिस में 25 कंप्यूटर चल रहे हैं और इस आईपी एड्रेस के ऊपर चल रहे हैं। उसने लूप किया था और पिंग मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे आईपी एड्रेस के ऊपर आपके नेटवर्क के अंदर। जहां जहां से रिप्लाई आ गया उसने वो पिक्चर ड्रॉ कर दी जस्ट टू टेल यू के आपकी नेटवर्क में ये वाली मशीन्स जो हैं ये मौजूद हैं। ठीक है, अब बहुत सी मशीन्स जो हैं वो चाहेंगी कि वो इस तरह के जो फ्लडिंग या इस तरह की जो सर्चेज हैं उस पर डिस्कवरेबल ना हो। आप इवन कहीं पे इंटरनेट कनेक्ट भी करते हो, आपसे पूछता है कि आप पब्लिक प्लेस पर कनेक्ट हो रहे हैं, आपने डिस्कवरेबल रहना है या नहीं रहना है। तो एप्लीकेशन के बाद प्रोटोकॉल्स जो है उनके लिए भी आपकी को जो डिस्कवरेबल होना है उसको बंद कर देता है। ठीक है, तो वो इनेबल और डिसेबल करने की बात आपके फिल्टर्स में यूजुअली आती है कि आप इनेबल करना चाहते हैं पिंग को या नहीं करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हम सिमुलेटर वगैरह पे बात करते हैं तो डिपेंड्स कि उसमें कौन कौन से पैकेट की सपोर्ट अवेलेबल है। वैसे पैकेट ट्रेसर में दूसरे पैकेट्स की सपोर्ट्स भी आई बिलीव अवेलेबल हैं। सर यही क्वेश्चन था आपका? सर ठीक है, लेकिन सर इज इट पॉसिबल कि अगर फॉर एग्जांपल सर अभी आपने कहा कि अगर एक जोन की डिवाइस है, अगर हम उसके राउटर से कनेक्ट करें तो फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक नेटवर्क में अपने सिस्टम को नहीं रखता तो क्या थ्रू आईपी एड्रेस मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जी। आपको जोंग की डिवाइस के पीछे जो आईपी मिलता है वो पब्लिक नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है। आईपी की डिस्कशन हम आज शुरू कर लेंगे तो उसमें कुछ आगे जाके आपको अंदाजा हो जाएगा पब्लिक और प्राइवेट का फर्क क्या था और मकसद क्या था। जी प्राइवेट मिलता है, प्राइवेट आईपी इंटरनेट में आइडेंटिफाइड नहीं होता। सर वो फिर प्राइवेटली अगर मैं सुने सर अगर पब्लिक, ठीक है, वो इंटरनेट में आइडेंटिफाइड होता है। बाहर की दुनिया के लिए जितने भी लोग आपके जोंग के जरिए इंटरनेट यूज कर रहे होंगे वो एक सिंगल एंटिटी होगी।
ठीक है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसको नेट कहा जाता है, वो भी हमने नेटवर्क लेयर में ही कुछ आगे जाके पढ़ना है। वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो एक हमारा फिक्स था, हमने मैकेनिज्म सा एक बनाया था, उसके जरिए हम ये काम करवा पाते हैं। ठीक है, लेकिन जी यूजुअल प्रैक्टिस यही होती है कि पब्लिक आईपी एक के पीछे बहुत से प्राइवेट आईपी होते हैं। आप गूगल पे जाके शो माई आईपी लिखें, लैब के अंदर बैठ के साथ वाली मशीन पे लिखें, आपको आपके पब्लिक आईपी नजर आएंगे, वो यूजुअली सेम होता है। इसी वजह से गूगल आपको बार बार कैप्चा थ्रो कर रहा होता है कि फर्स्ट प्रूव योरसेल्फ कि आप रोबोट नहीं है, क्योंकि वो बड़ी इनकंसिस्टेंट सी सर्च टर्म्स और बहुत तेजी से जा रही होती है, तो गूगल समटाइम्स बिलीव्स कि ये कोई बॉट है जो ये मैसेजेस भेज रहा है, ह्यूमंस इतनी तेज भेज नहीं पाते। सही है, हो सकता है इन सम केसेस, मैंने कई दफा ये भी शायद नोटिस किया है कुछ कंपनीज के केसेस में कि उनके जो डिवाइसेस हैं उनको भी प्राइवेट आईपी मिला होता है, नेटवर्क खुद पब्लिक आईपी रख के बैठा होता है। तो नेटवर्क ने पब्लिक आईपी परचेज किए हुए हैं, पब्लिक आईपी अलाउड होता है टू वन यूजर। हमने कुछ फिक्स किया जिसके जरिए हम ये कर सकते हैं कि मल्टीपल यूजर्स भी एक आईपी शेयर कर लेते हैं, तो उससे जो डिप्लीट हो रही थी आईपी एड्रेस स्पेस वो बचना शुरू हो गई और कंपनीज को कम स्पेंड करना पड़ा ऑन हैविंग आईपीस। लेकिन कंपनीज के पास वो रिकॉर्ड ऑब्वियसली होता है कि कौन सा आईपी किस किस के साथ मैप था, तो नेटवर्क के अंदर के स्टैट्स, वो जो प्राइवेट वाला पार्ट होता है नेटवर्क के, वहां में मौजूद होते हैं। सर यही सवाल था? यस सर। ग्रेट। आई इंटेंशनली एक्सटेंडेड द डिस्कशन ताकि वो जो कुछ क्यूरीज आई होंगी उसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह नेटवर्क लेयर में ही पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे जो मेरी डिज़ायर्ड चीज़ है वो ये है कि आप गौर करना शुरू करें कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के स्टैंडर्ड पैकेज में मौजूद प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके हम बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अभी मैंने नेटवर्क मैपिंग टूल्स की बात आपसे की, बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको आपकी नेटवर्क की बड़ी क्लियर स्टैट्स देते हैं, वो सिर्फ पिंग मैसेज को यूज करके और आईसीएमपी की एक दो और मैसेजेस को यूज करके आपको स्टैट्स दे सकते हैं। नेटवर्क के किसी डिवाइस के लिए उन्होंने कोई कोड नहीं लिखा, सिर्फ आपकी मशीन कुछ पैकेट भेजती है, उनके रिप्लाईज आते हैं, उनकी बेसिस पे आपकी मशीन जो है इट कैन टेल के नेटवर्क में कौन कौन सी मशीन अवेलेबल हैं। इसी वजह से बहुत सारे फायरवॉल्स आपकी आईसीएमपी और इस तरह की कुछ चीज़ों को फौरन से डिसेबल भी कर रहे होते हैं ताकि आप नेटवर्क पे डिस्कवरेबल ही ना रहें।